ओहियो में कर्टिस बारिश में खड़े होकर आसमान में बड़े बड़े बादलों को देखता है। वह भ्रमित है क्योंकि ऐसा लगता है कि पानी की जगह मोटर ऑयल बरस रहा है। बाद में कर्टिस काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी सामंथा और अपनी मूक बधिर बेटी हन्ना के साथ नाश्ता करता है। कर्टिस एक निर्माण कंपनी के लिए काम करता है, जबकि सामंथा एक घर पर रहने वाली माँ है जो हन्ना की देखभाल करती है, लेकिन शनिवार को स्थानीय पिस्सू बाजार में बेचने के लिए चीजें भी सिलती है। उस दोपहर सामंथा अपने घर पर कुछ दोस्तों के साथ घूम रही थी जो अपने बच्चों को खेलने के लिए लेकर आए थे। उनमें से एक ने देखा कि हन्ना ने कीलों से लदा एक खतरनाक लकड़ी का टुकड़ा उठाया है, इसलिए सामंथा को उसे रोकने के लिए भागना पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद भारी बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए निर्माण श्रमिकों को दिन भर के लिए रुकना पड़ता है और कर्मचारी एक साथ ड्रिंक करने के लिए बार में जाते हैं। घर पर सामंथा खिड़की से बारिश को देखते हुए हन्ना को तूफान का संकेत सिखाती है। बार के बाद कर्टिस अपनी गोद में अपने सहकर्मी और प्रिय मित्र डेवार्ट को घर पर छोड़ देता है। वे कुछ देर बात करते हैं और डेवार्ट कहता है कि कर्टिस एक शानदार जीवन जी रहा है। हालांकि कर्टिस स्वीकार करता है कि चीजें हमेशा उतनी सुंदर नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब डेवार्ट की पत्नी बाहर आती है, चुपचाप मांग करती है कि वह अंदर आए। बाद में कर्टिस घर जाता है और हन्ना की जांच करता है, जबकि सामंथा बताती है कि लड़की को अभी भी अन्य बच्चों से जुड़ने में कठिनाई होती है। अगले दिन कर्टिस कचरा साफ कर रहा है ताकि हन्ना कोई और खतरनाक चीज न उठा ले। उस समय आसमान में एक भारी तूफान दिखाई देता है और अचानक बिजली का एक बोल्ट जमीन पर गिरता है, जिससे कर्टिस का कुत्ता रेड पागलों की तरह भौंकना शुरू कर देता है। जब कर्टिस हन्ना का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो कुत्ता अपनी जंजीर से मुक्त हो जाता है और कर्टिस पर हमला करता है, उसकी बाह को बुरी तरह से काटता है। हालांकि कर्टिस अपने कमरे में जागता है क्योंकि यह एक और बुरा सपना था। नाश्ते के दौरान कर्टिस सोचना बंद नहीं कर सकता, जैसा कि सपना सच लग रहा था। वह हन्ना को रेड के साथ खेलते हुए देखता है और चिंतित हो जाता है, इसलिए वह कुत्ते को खींचकर दूर ले जाता है। जब सामंथा पूछती है कि क्या हुआ है तो कर्टिस अपना आपा खो देता है और अपने नाश्ते को छुए बिना ही चला जाता है। बाद में काम पर कर्टिस विचलित रहता है और मीटिंग के दौरान अपने हाथ को देखता रहता है। उसे लगता है कि उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। बॉस जिम बारिश में देरी से नाराज है और चाहता है कि वे आज समय बना लें। लोकेशन के रास्ते में कर्टिस पहले कुछ अतिरिक्त आपूर्ति लेने में मदद करने के लिए डेवार्ट से पूछता है। बाद में कर्टिस एक ब्रेक लेता है और आसमान में अजीब पैटर्न में उड़ते हुए काले पक्षियों के झुंड को देखता है। वह डेवार्ट से पूछता है कि क्या उसे यह अजीब लगता है, लेकिन डेवार्ट को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। छूटे हुए काम को पूरा करने में बिताए गए अतिरिक्त घंटों के कारण कर्टिस को हन्ना के स्कूल में अभिभावक शिक्षक सम्मेलन के लिए देर हो जाती है। वह कीचड़ में भी सना हुआ है क्योंकि वह नहाने नहीं गया था। वे सांकेतिक भाषा के बारे में अधिक सीखते हैं जो उनके बच्चों के लिए आवश्यक है, जिसका कर्टिस को अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। चूंकि वह सामंथा जितना समय हन्ना के साथ नहीं बिताता है, वह अभी भी पर्याप्त शब्द नहीं जानता है। कुछ समय बाद फिर से बारिश होने लगती है और कर्टिस अपनी बेटी के साथ कार में बैठने के लिए दौड़ता है। बारिश के कारण देखना मुश्किल हो जाता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कर्टिस के सिर से खून बह रहा है, लेकिन हन्ना ठीक है। तभी कार के बाहर आदमी दिखाई देते हैं और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक कर्टिस को पकड़ता है जबकि दूसरा लड़की का अपहरण कर लेता है। अचानक कर्टिस चीखते हुए उठता है। उसे एहसास होता है कि यह एक और सपना था। बाद में वह बहुत बीमार दिख रहा है और नीचे आता है। सामंथा नोटिस करती है और चिंतित होती है, लेकिन कर्टिस उससे वादा करता है कि यह सिर्फ सर्दी है और उसे हन्ना के साथ मेले में जाने के लिए कहता है। जबकि सामंथा अपना माल बेचती है और ग्राहकों के साथ कीमतों पर बहस करती है। उसे कचरा साफ करने का काम करना चाहिए था, लेकिन वह एक दरवाजे से विचलित हो जाता है जो तूफान आश्रय की ओर जाता है। कर्टिस एक पुराने जार में चाबी खोजता है और उसे खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर वह नीचे जाता है और एक नया विचार सोचता है। उस रात बाद में सामंथा अपनी छुट्टियों की बचत से मेले में कमाए गए पैसे बचाती है। वह कर्टिस से पूछती है कि रेड अब बाहर क्यों है, लेकिन कर्टिस एक अस्पष्ट जवाब देता है। सामंथा फिर से कोशिश करती है, लेकिन कर्टिस उसे अनदेखा करके समाचार सुनता है, जहां वे एक गैस रिसाव के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक छोटे से परिवार को प्रभावित किया है। यह कर्टिस के व्यामोह को बढ़ाता है। अगले दिन कर्टिस हन्नाह को खिड़की से तूफान को देखते हुए पाता है। जब वह पास जाता है तो वह बाहर एक आदमी को देखकर चौंक जाता है जो उन्हें देख रहा है। कर्टिस तुरंत हन्नाह को अपनी बाहों में उठाता है और छिपने के लिए भागता है। जैसे ही आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, अचानक पूरी इमारत हिलने लगती है। लिविंग रूम में हवा का झोंका आता है। कर्टिस सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, फिर सब कुछ गिर जाता है और कर्टिस एक और बुरे सपने से जागता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। जब सामंथा अंदर आती है तो वह कंबल से दुर्घटना को ढक देता है। कर्टिस डॉक्टर का नंबर मांगता है और सामंथा चिंता से उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन कर्टिस उसे दूर खींच लेता है ताकि वह गीली चादरें न देख सके।
खुद को बीमार महसूस करने के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन फिर भी उसे चर्च जाने के लिए कहता है। सामंथा के जाने के बाद कर्टिस चादरें बदलता है और सबूतों को धो देता है। बाद में कर्टिस हन्ना को लाइब्रेरी ले जाता है और मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी खोजते समय बच्चों की किताब से उसका ध्यान भटकाता है। वापस आते समय वे बहुत सारे डिब्बाबंद सामान खरीदने के लिए एक किराने की दुकान पर रुकते हैं। इससे उन्हें हन्ना के परिवार के साथ दोपहर के भोजन के लिए देर हो जाती है, जो चर्च न जाने के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। दोपहर में कर्टिस तूफान आश्रय की सफाई करना शुरू कर देता है और आपातकालीन स्थिति के लिए लाए गए सभी डिब्बाबंद भोजन को संग्रहित करता है। इसके बाद वह लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए वहां बैठता है। कुछ समय बाद कर्टिस आखिरकार एक डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि उसे पिछले 4 दिनों से सोने में परेशानी हो रही है। पहले तो डॉक्टर को लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कर्टिस भी उसे बुरे सपने के बारे में बताता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह बिस्तर गीला करता है और उसे अभी भी कुत्ते के काटने से दर्द महसूस होता है। डॉक्टर उसे कुछ दिनों के लिए दवा देने के लिए सहमत हो जाता है और उसे कोलंबस में एक मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए कहता है। इस बीच सामंथा हन्ना की सुनने की क्षमता को बहाल करने के लिए सर्जरी के बारे में पूछताछ करने के लिए बीमा एजेंसी जाती है। सौभाग्य से उसका दावा स्वीकृत हो जाता है और सभी खर्च कवर किए जाएंगे, क्योंकि कर्टिस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी पॉलिसी प्रदान करती है। उसी समय कर्टिस अपनी दवा लेने के लिए फार्मेसी जाता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसे अपने बीमा की बदौलत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। उस रात परिवार ने वे अपनी खुशखबरी का जश्न मनाते हुए साथ में शानदार डिनर करते हैं, लेकिन कर्टिस उसे दवा के बारे में नहीं बताता है। जैसे ही वह सोने के लिए तैयार होती है, सामंथा छुट्टी मनाने की योजना बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उन्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्टिस चुपके से बाथरूम में दवा ले जाता है। अगली सुबह कर्टिस अच्छी तरह से आराम महसूस करते हुए उठता है और सामंथा देखती है कि वह स्वस्थ भी लग रहा है। हालांकि काम पर कर्टिस अभी भी डेवार्ड से आश्रय के लिए सही मात्रा में भोजन के बारे में बात कर रहा है। अचानक उसे आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है, जो अभी भी हल्की है। वह डेवार्ड से पूछता है और वह कुछ भी नहीं सुनता है, इसलिए कर्टिस घबरा जाता है और उल्टी करने के लिए कूड़ेदान की ओर भागता है। घबराहट के दौरे से जूझते हुए कर्टिस काम छोड़ देता है और गाड़ी चलाते समय सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वह नियंत्रण पाने के लिए कार रोकता है। जब वह आखिरकार शांत हो जाता है तो वह एक जगह देखता है जो शिपिंग कंटेनर बेचती है और आश्रय का विस्तार करने के लिए एक खरीदता है। कुछ दिनों बाद कर्टिस अपनी माँ से मिलने जाता है, जो बहुत ज्यादा दवाई के कारण अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। पता चलता है कि उसे उसी उम्र में पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हो गया था, जिस उम्र में कर्टिस अब है। उसे चिंता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वह उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उन तनावपूर्ण वर्षों के बारे में ज्यादा याद नहीं है। फिर कर्टिस अपने डॉक्टर को यह समझाने के लिए बुलाता है कि वह कोलंबस में मनोचिकित्सक से मिलने नहीं जा सकता, इसलिए वह कोई दूसरा विकल्प पूछता है। उस रात वह हिसाब लगाता है कि आश्रय को पूर्ण विकसित बंकर में बदलने में कितना खर्च आएगा। अगली सुबह वह बैंक जाता है और अपनी पत्नी को बताए बिना और एजेंट की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए घर के सुधार के लिए ऋण लेता है। बाद में काम पर कर्टिस डेवार्ड से मदद मांगता है, क्योंकि वह अपना बंकर बनाने के लिए काम से कुछ उपकरण उधार लेना चाहता है। यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन डेवार्ड मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। चिंतित डेवार्ड यह भी पूछता है कि क्या कर्टिस ठीक है, और कर्टिस उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। काम के बाद कर्टिस एक डॉक्टर से मिलने जाता है। वह एक स्थानीय परामर्शदाता से मिलता है और अपने द्वारा किए गए शोध के आधार पर अपने सभी सिद्धांतों को सामने रखता है। महिला बताती है कि वह केवल एक परामर्शदाता है, इसलिए वह कुछ भी निदान या निर्धारित नहीं कर सकती है, लेकिन क्या वे बात कर सकते हैं ताकि वह उसे उसके संकट से बाहर निकाल सके। वह अपनी माँ के बारे में बात करना शुरू करता है, जिसने एक दिन परिवार को छोड़ दिया और उसके पिता को उसे और उसके भाई को पालने के लिए छोड़ दिया गया। बाद में उसे एक कूड़ेदान से कचरा खाते हुए पाया गया और उन्हें उसे एक राज्य अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह अपने सपनों के बारे में भी बात करना शुरू करता है। उस रात परिवार एक और स्कूल मीटिंग में जाता है। वापस आते समय कर्टिस कार रोक देता है, क्योंकि उसे आसमान में बहुत सारी बिजली दिखाई दे रही है। हालांकि उसका परिवार अभी भी सो रहा है और कोई अन्य ड्राइवर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंता होती है। शनिवार को जबकि सामंथा और हन्ना मेले में हैं, कर्टिस और डेवार्ड आश्रय में काम करना शुरू करते हैं। जब सामंथा आती है और सब कुछ देखती है तो वह घबरा जाती है और बहस शुरू हो जाती है। सामंथा को तब और गुस्सा आता है जब वह सुनती है कि कर्टिस ने लोन लिया है और वह चिल्लाती है। हाल ही में उसके सभी अजीबोगरीब फैसलों, जैसे कि रेड को बंद करना, के लिए स्पष्टीकरण मांगती है। हालांकि कर्टिस कहता है कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं है और हन्ना को देखने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि सामंथा टूट जाती। उस रात कर्टिस को जितनी दवाई लेनी चाहिए थी उससे ज्यादा ले लेता है। आधी रात को सामंथा उठती है और पाती है कि कर्टिस को दौरा पड़ रहा है और उसके बगल में खून बह रहा है। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। कर्टिस के यह कहने पर कि इसकी जरूरत नहीं है, उसे अनदेखा कर देती है। पैरामेडिक्स के जाने के कुछ ही पल बाद कर्टिस आखिरकार सामंथा को सब कुछ बता देता है। वह कसम खाता है कि वह एक काउंसलर से ज्यादा बार मिल रहा है, क्योंकि वह
वह अपनी माँ की तरह अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता। अगले दिन कर्टिस और सामंथा हन्नाह को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते हैं और उसकी सर्जरी अब से 6 हफ्ते बाद निर्धारित है। काम पर कर्टिस अपने बॉस से मिलने जाता है और डेवर्ट को अपनी टीम से हटाने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हुक्म चलाना नहीं चाहता। उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात से सहमत हो जाती है कि कर्टिस बहुत सारा काम मिस कर रहा है। कर्टिस समझाता है कि ऐसा हन्ना के डॉक्टर के पास जाने की वजह से है, लेकिन जिम उसे चेतावनी देता है। काम के बाद कर्टिस गैस मास्क खरीदने के लिए एक स्टोर पर जाता है जो बहुत महंगा निकलता है। इस बीच डेवार्ट की पत्नी सामंथा को कर्टिस के व्यवहार के बारे में अफवाहों के बारे में बताती है, लेकिन सामंथा रक्षात्मक है और कसम खाती है कि वे ठीक हैं। कुछ समय बाद कर्टिस आश्रय में काम कर रहा होता है जब उसका भाई काइल आता है जो सामंथा से सुनी गई अजीब बातों से चिंतित होता है। यह स्पष्ट है कि भाइयों के बीच कुछ अजीब रिश्ता है। काइल कर्टिस के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, लेकिन कर्टिस जोर देकर कहता है कि वह ठीक है और काइल को उनकी माँ से मिलने के लिए कहता है। जाने से पहले कर्टिस को याद आता है कि वह एक कुत्ते की तलाश कर रहा था और काइल से रेड को ले जाने के लिए कहता है। एक बरसात की दोपहर में कर्टिस रसोई में जाता है और सामंथा को बारिश में भीगता हुआ पाता है। वे एक दूसरे को एक पल के लिए घूरते हैं, हालांकि यह एक और सपना है। नाश्ते के समय कर्टिस दुःस्वप्न से अजीब भावना को दूर नहीं कर सकता है और जब सामंथा उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर धकेल देता है। तभी वे जिम को बाहर इंतजार करते हुए देखते हैं। कर्टिस उसे खोजने के लिए दौड़ता है और भयानक खबर मिलती है। कर्टिस द्वारा अवैध रूप से लिए गए उपकरणों और कर्टिस की मदद करने के लिए 2 सप्ताह के भुगतान के बारे में पता चला है। जब कर्टिस सामंथा को खबर बताता है तो वह हन्ना के साथ कमरे से बाहर जाने से पहले उसे थप्पड़ मारती है। बाद में कर्टिस अपने काउंसलर से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका तबादला कर दिया गया है और एक नया आदमी है। यह नया काउंसलर नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन कर्टिस अपनी माँ के बारे में फिर से बात करना और अपनी सारी प्रगति खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला जाता है। कर्टिस आश्रय में वापस आता है और वहाँ काम करना जारी रखता है। उस रात सामंथा कर्टिस से बात करती है जो बताता है कि डर एक सपने की वजह से था और यह साबित करने के लिए कि वह कोशिश कर रहा है उसका हाथ पकड़ता है। सामंथा ने घोषणा की कि वे समुद्र तट की यात्रा रद्द करने जा रहे हैं और कर्टिस के आखिरी चेक का उपयोग 2 महीने के बिलों को कवर करने के लिए करेंगे। वह हन्ना की सर्जरी को स्थगित कर रही है और उन दोनों को नौकरी पाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सामंथा उनके मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वह यह शर्त रखती है कि कर्टिस एक असली मनोचिकित्सक से मिले। वह यह भी चाहती है कि वह अपने अलगाव पर काम करने के लिए सप्ताहांत पर स्कूल के खाने में शामिल हो। घटना की रात कर्टिस का सामना डेवार्ट से होता है जो काम से निलंबन के लिए उसे दोषी ठहराता है। कर्टिस बाद में निजी तौर पर बात करने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन डेवार्ट कर्टिस के बारे में शिकायत करता रहता है कि उसे दूर धकेलना चाहिए था। डेवार्ट कर्टिस को धक्का भी देता है और घूंसे भी मारता है जो उसे लात से जवाब देता है। अंत में कर्टिस भड़क जाता है और एक मेज को जमीन पर फेंक देता है, यह घोषणा करते हुए कि एक विनाशकारी तूफान आने वाला है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वह टूट जाता है और सामंथा उसे घर ले जाने का अवसर लेती है। कुछ समय बाद कर्टिस हन्ना को सड़क के बीच में देखता है और उसे लेने के लिए दौड़ता है। तभी पक्षियों का एक झुंड आसमान में दिखाई देता है और कर्टिस की ओर बढ़ने से पहले अजीब पैटर्न में उड़ता है। जब पक्षी उनके पास से उड़ते हैं तो वह हन्ना की रक्षा करता है, फिर वे जमीन पर मृत होकर गिरने से पहले एक और अजीब पैटर्न बनाते हैं। भयभीत कर्टिस घर के अंदर भागता है क्योंकि एक सायरन बजना शुरू हो जाता है। उस पल वह उठता है और पाता है कि सायरन वास्तव में बज रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए कर्टिस अपने परिवार को पकड़ता है और छिपने के लिए आश्रय में भागता है। दरवाजा बंद करने के बाद कर्टिस ने एहतियात के तौर पर सभी को ऑक्सीजन मास्क पहनाए। वे सो जाते हैं और तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं। कुछ घंटों बाद कर्टिस उठता है और दरवाजा चेक करता है, लेकिन फिर भी उसे बाहर तूफान महसूस होता है और वह वापस सो जाता है। सुबह सामंथा उसे जगाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है क्योंकि तूफान थम चुका है। कर्टिस इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि वह अभी भी उसे सुन सकता है। वह सामंथा को दरवाजा थपथपाने के लिए भी कहता है ताकि वह उसे महसूस कर सके। हालांकि सामंथा न तो कुछ सुनती है और न ही कुछ महसूस करती है। घबराकर कर्टिस चला जाता है और दरवाजा खोलने से मना कर देता है और चाबी अपनी पत्नी को दे देता है। सामंथा उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से समस्या और बढ़ जाएगी और कर्टिस को अपने डर का सामना करना होगा। अपने परिवार के लिए अच्छा बनने की चाहत में कर्टिस हिम्मत जुटाता है और आखिरकार एक खूबसूरत धूप वाला दिन देखने के लिए दरवाजा खोलता है। वह परिवार से कहता है कि कुछ दिन आराम करें और तैयारी करें क्योंकि कर्टिस को ठीक होने तक विशेष सुविधा में भेजने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि वह कुछ समय के लिए अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। अगले दिन परिवार समुद्र तट पर है।
कर्टिस और हन्ना एक रेत का महल बना रहे हैं जब अचानक हन्ना समुद्र की ओर इशारा करते हुए तूफान शब्द पर हस्ताक्षर करती है। सामंथा बाहर जाती है और पाती है कि तेल की बारिश हो रही है। उस पल पूरा परिवार दूर से एक विशाल काले तूफान को आता हुआ देखता है और कर्टिस सामंथा की ओर मुड़ता है, जो यह पुष्टि करने के लिए सिर हिलाती है कि वह भी इसे देख रही है। इस बात पर संदेह छोड़ती है कि क्या उसके सपने एक पूर्वाभास थे या उसकी मानसिक बीमारी ने उसकी पत्नी को भी प्रभावित किया था। इस प्रकार द शेल्टर 2011 की एक गंभीर ड्रामा फिल्म समाप्त हुई।